Welcome students of 7th class. This is Mukhtar sir with the topic how state government works, and this is the topic of our subject social and political life third. आज हम बात करेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं। भाई साहब, जहाँ तक बात हिंदुस्तान की है, हमारे पास प्रेजेंट डे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज पता है ना किसको बोलते हैं? वो जोग्राफिकल रीजन जहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। चलिए यहाँ पर हम स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा एंड राज्यसभा से होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी कहीं कहीं पे हमारे पास दो हाउसेज रहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ओके सर, विधान परिषद, लेकिन इस जहाँ पर जिन स्टेट्स में दो हाउसेज विधान सभा और विधान परिषद रहते हैं उनको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स कहते हैं। और ये हमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पहले J&K में भी था, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर दोनों हाउसेज रहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बगैर जितने भी स्टेट्स हिंदुस्तान में वहाँ पर हमें यूनिकैमरल यानी कि एक ही लेजिस्लेचर देखने को मिलते हैं जिसको हम विधानसभा का नाम देते हैं। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा में जो फ़र्क होता है बिल्कुल स्टेट लेवल पे वही फ़र्क यहाँ पर भी होता है। लोकसभा को लोअर हाउस, इसी तरह से विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस और विधान परिषद को स्टेट लेवल पे अपर हाउस कहते हैं। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली भी विधानसभा को कहते हैं और इसी तरह से विधान परिषद को हम लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम देते हैं। जिस तरह से लोकसभा या लोअर हाउस सेंट्रल लेवल पे पावरफुल रहता है, इसी तरह से स्टेट लेवल पे विधानसभा जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। इनमें कौन लोग बैठते हैं? इलेक्टेड लोकसभा में इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोगों के, और इसी तरह से स्टेट लेवल में जो है विधानसभा में इलेक्टेड मेंबर्स बैठते हैं लोगों के। ओके, जिनको हम MLAs कहते हैं, और सेंट्रल लेवल पे इन इलेक्टेड मेंबर्स को हम MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम देते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं अलग अलग स्टेट्स की। हिंदुस्तान में चूंकि मैंने पहले बोला 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पर आपको 20 नज़र आएगा, पुराना है सर। और इनमें इनको यहाँ पर जो लोग आते हैं इनको इलेक्टेड लोग आते हैं, इलेक्टेड बन के इलेक्शंस के बाद जो इलेक्टेड पीपल आते हैं लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको हम MLAs कहते हैं। और इनके बैठने की जगह कहाँ होती है? विधानसभा में। इसको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। और विधानसभा में जब इनकी मेजॉरिटी देखने को मिलते हैं, वो MLAs या उस पार्टी के MLAs जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आए इलेक्शंस में से, वही मेजॉरिटी पार्टी कहलाती हैं और उन्हीं को गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। अब आपके जहन में ये उठेगा सवाल कि ये MLAs बनते कैसे हैं और गवर्नमेंट कैसे बनते हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस को कंटेस्ट करने के लिए हम अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक MLA होता है। इसीलिए किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी डिपेंड करता है उस इलाके में कितने लोग रहते हैं और कितना बड़ा जोग्राफिकल एरिया है। ओके, अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक MLA जीत के आता है लोगों की तरफ से, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अलग अलग पार्टीज अपने अपने कंटेस्टेंट्स को जो है इलेक्शन के दौरान खड़ा करते हैं, लेकिन जिसको लोग ज़्यादा वोट दें वही उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है MLA बन के सामने आ जाता है। उसके बाद अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब ये कॉन्टेस्ट इलेक्शन होते हैं, फिर जो पार्टी पूरे स्टेट में 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जो है अपने उम्मीदवारों की तरफ से जीत हासिल करता है, उन्हीं को गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप यूपी को देख सकते हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ पर 403 हैं। कोई भी पार्टी अगर यहाँ पर जो है 50% कॉन्स्टिट्यूंसीज पे अपने MLAs की तरफ से जीत हासिल कर देते हैं या वहाँ पर वो जीत जाते हैं, तो उसी पार्टी को अल्टीमेटली वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्टीज़ ने अपने अपने कंटेस्टेंट्स खड़े किए हुए हैं यूपी में, मिसाल समझाने के लिए। लेकिन बीजेपी ने 384 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन लड़े, लेकिन उनमें से 312 पे उसने जीत हासिल की है। लेकिन 403 में अगर हम देखें अच्छा खासा ये पोर्शन बनता है, ये मोर देन 50% जो है सीट्स बन जाते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर कहाँ पर यूपी में अपने 312 MLAs की मदद से गवर्नमेंट बना सकती हैं। और इस गवर्नमेंट को हम बोलते हैं मेजॉरिटी पार्टी, और रूलिंग पार्टी भी इसको कहा जाता है, और इन्हीं को यहाँ पर गवर्नमेंट बनाने का हक होता है। और ये प्रूव करते हैं कि वाकई में हमारे साथ लोग हैं।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी एमएलएज यहाँ पर चूज़ होके आते हैं उन का जो इलेक्टेड मेंबर होता है, उनका जो हेड होता है, उसको हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे एमपीज़ का जो हेड होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। बात समझ में आई। अब चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? चीफ मिनिस्टर को यही एमएलएज अपने ही बीच में से चूज़ करके बनाते हैं कि ये हमारा जो कि रूलिंग पार्टी का हेड होता है, इसी को जो है चीफ मिनिस्टर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, ठीक है, वहाँ पर एमएलसीज भी अपने चीफ मिनिस्टर को चूज़ कर सकते हैं विधान परिषद के ज़रिए से। लेकिन एक और तरीका है कि अगर जो एमएलएज हैं वो किसी बंदे को चूज़ करें, नॉमिनेट करें खुद कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अगर वो खुद एमएलए ना भी हो तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नर उसको अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, लेकिन विद इन 6 मंथ्स जो है उसको किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अपने जो है इलेक्शन कंटेस्ट करवाना होता है और वहाँ पर जीत हासिल करनी होती है। तो 6 महीने तक 6 महीने तक वो मिनिस्टर का ओहदा संभाल सकता है, लेकिन एमएलए की सीट जीतनी होती है विद इन 6 मंथ्स और उसके बाद वो बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर बन जाता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये था तरीका कि किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाती हैं, कहाँ पर? स्टेट लेवल्स पे। ओके, उसके बाद अगर हम देखें ये जो चीफ मिनिस्टर होता है, ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अपने एमएलएज की तरफ से नॉमिनेट होने के बाद जो है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज़ करता है, जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी नाम देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये वो एमएलएज होते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के, जिनको बाद में अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है सुपरवाइज करना होता है। और इन सारी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। गॉट इट? और इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स रहते हैं, ये आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। और इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है, मैं फिर से बता देता हूँ, वो चीफ मिनिस्टर होता है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे कि चीफ मिनिस्टर को भी और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो अपॉइंट करता है वो होता है गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? ये वो बंदा होता है हर स्टेट लेवल पे जिसको सुपरवाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपॉइंट किया हुआ होता है। और एक और चीज़, चीफ मिनिस्टर एक लिंक होता है, एक ज़रिया होता है किन के दरमियान? गवर्नर के दरमियान और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान। उसके बाद इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, उनको ये सुपरवाइज करते हैं। ठीक है सर, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये पॉलिटिकल हेड होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के। गॉट इट? और ये जो मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग ये जो डिपार्टमेंट्स के, ये अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलएज भी होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी वो सूरतें होती हैं जिसमें जो है मिनिस्टर जो है क्या बोलते हैं इसको डिज़ोल्व ख़त्म हो जाता है। अगर किसी वजह से चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो उस सूरत में पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर कि कभी कभी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नो कॉन्फिडेंस वोट पास करवाती हैं अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर, तो उस सूरत में भी जो है गवर्नर इसको स्टेट असेंबली को जो है डिज़ोल्व करता है, स्टेट जो है इसको क्या बोलते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करवा देता है। ठीक है सर, तो ये चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर का। अच्छा सर, इसके बाद जो ये गवर्नर होता है, चूँकि सब कुछ इसी के नाम के अंडर किया जाता है, इसी के साइन के अंडर किया जाता है नाम, लेकिन इसको असिस्ट करने के लिए जो सबसे अहम रोल प्ले करता है वो करता है चीफ मिनिस्टर, और ये इसीलिए गवर्नर का चीफ एडवाइज़र भी होता है। ओके सर, ये आप याद रखेंगे अच्छी तरह से। लेकिन टोटल जो सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो होता है किसके ऊपर डिपेंड? चीफ मिनिस्टर और इसके मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेकिन ये काम तो खुद करते हैं, असली पावर इन्हीं के पास होता है, लेकिन ये तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक इनको जो है अथॉरिटी ना मिले किससे? गवर्नर से। ओके, स्टेट की सक्सेस और फेलियर का जो दारोमदार होता है वो चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी टॉपिक। उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगले वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।